8, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ 7 का क्यूब 7, 64 रूट 6, 48 का स्क्वायर रूट 4 रूट 3, ठीक है, वेरी गुड। 28 का क्यूब रूट है ये, 128 का 4 रूट 2, देन 250 का क्यूब रूट ये मैंने क्लास में करवाई दिया था ना, और 1250 का फोर्थ रूट भी करवा दिया था। तो सिंप्लीफाई में कुछ नहीं है, इसको ना प्याज से करना। मैं यहाँ बिस्किट रखती हूँ, डॉग बिस्किट, वो प्याज वाला है। उसका भी फाउंड अ वे अर्लियर। ये कर लिया था होमवर्क क्लास में जो मैंने दिया था, है ना? क्यूब रूट ऑफ 250 है तो मैंने क्लास में करवा दिया था। स्क्वायर रूट ऑफ 7 इज 7, 2 रूट 2 इज 8, क्यूब रूट ऑफ 7 इज 7 का क्यूब है ना फर्दर। 6th रूट ऑफ 64 2 है, तो मैंने बेसिक्स जो क्लास में करवाए थे इसके आंसर्स मैच कर लो। देन क्यूब रूट 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4, क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4, क्या करोगे इसको? क्यूब रूट ऑफ 12, ठीक है ना? तो ये इसका एक आंसर हो गया। देन ये मैंने करवाया ही था, 3 रेज टू पावर 1/3 होल रेज टू पावर 1/4, तो 3 की पावर 1/12 हो जाता है, या 12th रूट ऑफ 3। होमवर्क किया बेटा आपने ये? मैंने क्लास में ना ग्रुप में 2 शीट्स शेयर की थी रात में, होमवर्क किया? क्यों? किया करो, क्योंकि ये सबने अगर जिसने भी किया होगा ना क्लास में फिर समझ नहीं आएगा। ये करके आना, मतलब दोबारा से इसको घर पे करना, और नहीं समझ में आएगा तो डिस्कस कर लेना। So next we have cube root of 24. So what we'll write here? 2 root 3, sorry, हाँ 2 cube root of 3, ठीक है, 2 cube root of 3 upon 3, ठीक है ना? ऐसे ही है 125/63। काफी क्वेश्चंस मैंने आपको क्लास में करवाए भी थे, बट आई फाउंड कि अगर कुछ भी मिल रहे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं तो मैंने उसको भी साथ लिख दिया, एंड आई राइट 3 रूट 7 ओवर, ठीक है ना? ये ना कैलकुलेशंस बहुत जरूरी है, आगे एक्सपोनेंट्स करेंगे उसमें भी काम आएगा, और आगे इरैशनल नंबर्स का ना हम रैशनलाइजेशन करते हैं, एक टॉपिक होता है, तो उसमें भी काम आएगा, और इरैशनल्स के बारे में भी एक और चीज मुझे समझानी है आपको, ठीक है? देन वी हैव 96। आपका टेस्ट किस दिन लूं, कल लूं कि मंडे को? देखो हफ्ते में एक टेस्ट तो होना ही है, ठीक है? जितना क्लास में काम करवाया उसके अकॉर्डिंगली टेस्ट हो जाएगा, जितना क्लास में करवाया हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं डालूंगी। हाँ, हो सकता है एमसीक्यूज रखूं, एजर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस रखूं, जो आपको फाइनल्स में या बोर्ड्स तक प्रिपेयर रखेगा फॉर एजर्शन रीजनिंग। तो आप मुझे बताओ टेस्ट किस दिन लेना है? कल ले ले, रीगल पे टेस्ट होगा, पर मंडे को है उनका, मैम से पता कर लो, अगर उनका कल हुआ ना देन यू एक बार सोचते हो कि नहीं मैम, मैम टेस्ट लेते ही लेते हैं, तो पूछ लेना अगर आज आप मुझे बता दो अगर टेस्ट हुआ कल। चलो मेरा टेस्ट कल ही रख, ठीक है? मैम को बोल देना। कौन सा वाला बेटा? देख क्यूब रूट ऑफ 24/27, जैसे क्यों नहीं आया आज? नहीं पता। मेरा ना यहाँ मेन पर्पस है मैं क्यूब रूट से बाहर निकालूंगा, ठीक है? देन वी हैव 2 क्यूब रूट ऑफ 3, टाइम पे आया करो, और ये 3 बाहर निकल गया, तो ऐसे, ठीक है? आपने अगर इसको कैंसिल भी कर दिया होगा तब भी सही है, तब आप तुम लिखोगे 2 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 9। इधर देख ले बेटा, हाँ तो तुमने क्या इसमें प्रॉब्लम थी? कुछ नहीं, वो मैंने बोल रहे, मैं चेक नहीं की। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3 ए पार्ट, दरवाजा लगा दो।
क्वेश्चन नंबर 3 ए पार्ट, 3 into 5th root of 96। 96 को फैक्टराइज किया तो क्या आता है, मुझे याद है 16 6 होता है ये, है ना। 2 into 5 into 3, मुझे ये ध्यान है, यही होता है, यही होता है। कुछ बाहर आता है इसमें से, तो 5th रूट है सर, ठीक है। कुछ और नीचे देखने लग गई। दिस इज 3 और ये 5th रूट है ना, तो 2 बाहर आ गया, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 5th रूट ऑफ 3, ठीक है। इट इज वेरी गुड। अगर आप लोग ने निकाला है, सच में कह रही हूँ, अगर इस चीज में सीख जाते हो ना, आपको रैशनलाइज करने में ना, कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम नहीं होगा। ये क्लास इसलिए जरूरी है कि कल मैं रैशनलाइजेशन आज ही स्टार्ट करवाऊंगी, तो वहां पर आप कॉन्सेप्ट देखोगे, फॉर्मूला देखोगे, आप ये नहीं देखोगे अच्छा इसको मल्टीप्लाई करके ये बाहर कैसे आया, ये अंदर कैसे गया, उस चीज पर आप दिमाग नहीं लगाओगे ज्यादा, ठीक है। नाउ 1/256 इसको 12 से मल्टीप्लाई किया है और 5th रूट है, तो क्या आ जाता है 256 क्या होता है 2 raised to power 8। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 5th रूट ऑफ 2 raised to power 8, है ना। तो कितने 2 बाहर आ जाएंगे, एक 2 आएगा और 5th रूट में क्या रह जाएगा 2 की पावर 3 विच इज 8। फिर इसको आपने कैंसिल कर दिया, ठीक है। अगर आपने इसे ऐसे लिखा है 6 यानी यहाँ पे 5 1/8, तो वो भी सही है। अगर कुछ इस तरह से लिखा है इट इज ऑल्सो फाइन, क्योंकि 1 का कोई भी रूट लोगे तो 1 ही रहेगा, तो आई कैन टेक इट एज अ सेपरेट नंबर, आई कैन सेपरेट न्यूमरेटर फ्रॉम द डिनोमिनेटर एज वेल। समझ में आ गया इतना, राइट। 6 अपॉन नहीं कर सकते, ये न्यूमरेटर के साथ है। दिस इज 6/1। नहीं डिवाइड नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई हो रहा है ऐसे, ठीक है। तो ये न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसका डिनोमिनेटर 1, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारे पास है 81 और अपॉन 8 4th रूट। तो 81 का 4th रूट करोगे तो बाहर क्या आ जाएगा 3। 9 क्यों आएगा, 81 इज 9 का स्क्वायर, बेटा 4th रूट है, तो 3 को हम 4 बार लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और 8 जो है वो 2 का क्यूब होता है, तो 3 तो बाहर आ गया, लेकिन जो 2 है वो डिनोमिनेटर में एज इट इज रहा, और यहाँ पे आ गया 4th, ठीक है। अगर आपने लिखा है 3 4th रूट ऑफ 2 देन ऑल्सो फाइन, 4th रूट ऑफ 8, सॉरी हाँ 4th रूट ऑफ 8, अब ठीक है, मेरी गलती, ठीक है। 3 अपॉन 4th रूट ऑफ 8, क्योंकि 8 जो है वो स्क्वायर इस 4th रूट से बाहर नहीं आ सकता। क्लियर है सबको ये, ठीक है। अब मुझे नेक्स्ट बताओ 5 into 6th रूट ऑफ 1458। 1458 को फैक्टराइज किया, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं साथ, हाँ जी, फैक्टराइज करके क्या आता है तो क्या बाहर आया रूट में से 3 और अंदर क्या रह गया, वेरी गुड 6 रूट, ठीक है ना। अब आ जाते हैं 270, 2 into 15 तो लिखोगे ऑब्वियसली, इसको लिखना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 into 3 into क्यूब रूट ऑफ 10। ये वाला करना है 6, कोर्स मल्टीप्लाई तो करना ही है, ठीक है। मतलब अगर मैं सोचती हूँ कि जब अगर यहाँ तक ठीक है तो ऑब्वियसली आगे वाला स्टेप तो आपका ठीक ही होगा। मेन होता है स्क्वायर रूट से क्यूब रूट से नंबर को बाहर निकालना, कितने फैक्टर्स बाहर आ रहे हैं वो चीज, ठीक है। क्लियर हो गया इतना। नेक्स्ट आते हैं 16/27 का स्क्वायर रूट। 16 का स्क्वायर रूट किया तो क्या आ जाएगा 4। 27 का स्क्वायर रूट करते हैं तो क्या होता है 3√3, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अच्छा अब मैं बताती हूँ, ए पार्ट तो मैंने आपको क्लास में करवाया ही था,
बी भी करवा दिया था, सी भी करवा दिया था। इसके तो आंसर्स हमारे पास होंगे ना, ABC। फोन नहीं आपके पास? फोन है, उसमें बेटा शेयर किया हुआ है, वहां से देख सकते हो, अदरवाइज प्रिंट आउट्स भी कर सकते हो घर पे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सबको? अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। फाइंड द प्रोडक्ट। चलो ये तो फिर भी आसान है करना। इसमें अब आएगा तो क्या लिखेंगे, पहले वाले का क्या लिखेंगे हम? 35√15। नेक्स्ट का क्या हो जाएगा? 15√20। लेकिन इस √4 को हम क्या देखना चाहेंगे? 2। तो ये हो जाएगा 3√5 इंटू 5 इंटू 2। इट विल बी 30√5। अगर आप 15√20 लिख रहे हो ना, तो इस 20 को आगे आप सॉल्व करोगे, देखोगे कुछ फैक्टर्स कॉमन आते हैं कि नहीं आते। ठीक है, इफ यू आर राइटिंग 15√20 ना, तो 20 एक कॉम्पोजिट नंबर है, इसको आप फैक्टराइज करोगे तो ये आ जाएगा। इसका मतलब ये 2 बाहर आ गया, फिर से बन गया 30√5। ठीक है, उसमें बस आधा मार्क्स आपका गलत नहीं है, पर आपने उसे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं किया। ठीक है, गलत नहीं है, बस सिंप्लीफाई नहीं किया होगा। नेक्स्ट में क्या आता है? 7√6। नेक्स्ट का है 7√6। 3√12 इंटू 5√6 क्या हो जाएगा? ये 15 तो होगा, ये 18 नहीं होगा। 3 5 15। ठीक है, अच्छा √12 और √6 कुछ कॉमन आ सकता है बाहर? 6 कॉमन आएगा, तो स्क्वायर रूट में क्या रह जाएगा? समझ में आ गई बात ये? क्योंकि 12 को आप देख सकते हो, आपने 3 इंटू 5 नंबर अलग किए, 12 इंटू 6 हो गया। 12 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 2 इंटू 6। तो यहां से ये 6 बाहर आ गया, तो हो जाएगा 15 इंटू 6 √2 विच इज 90√2। क्लियर हो गया बच्चे सबको ये? ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। 6√28, 3√7। तुमने यहां से 18 बोल दिया होगा, है ना? इसका 18 है। 18, 28 और 7 में कुछ बाहर आएगा कॉमन? 7 आएगा, और क्या बच जाएगा? 28। कौन सा मल्टीपल है 7 का? 4। तो 4 का भी स्क्वायर रूट क्या हो जाता है? 2। तो इसको अगर आपको ओरली समझने में मुश्किल आती है, अगर ओरली समझते हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं क्या करती हूँ, जब ऐसा नंबर है ना, तो मैंने अपने रैशनल वाले पार्ट को, कोएफिशिएंट्स को अलग से मल्टीप्लाई कर दिया, और स्क्वायर रूट में अगर तो वो पता है मुझे, जैसे 3 और 5 प्राइम नंबर है, तो डायरेक्टली मैं इकट्ठे स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई कर देती हूँ। जैसे 28 और 7 है, तो मैं 28 इंटू 7 लिखूंगी, बिकॉज आई नीड टू फैक्टराइज 28, और पता है कि 28 7 का मल्टीपल है। तो अब मैं इसे लिख दूंगी 18, और यहां से मेरे पास आएगा 7 इंटू 4 इंटू 7। तो अब देखेंगे कॉमन बाहर क्या आ सकता है। तो एक तो 7 बाहर आ गया, 4 बचा, कभी 2 बाहर आ गया। तो ऐसे नंबर को आप रैशनल बोलोगे या इरेशनल? इस वाले को, अगर ये मान लो पेपर में आता है और बोलते हैं इज दिस नंबर रैशनल और इरेशनल? रैशनल, क्योंकि इसके साथ हमने स्क्वायर रूट को बिल्कुल ही खत्म कर दिया। 18 7 का कितना होता है? 126। 126 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 252। √5 इंटू √7, ये तो समझ में आता है, दिस विल बी √35। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले में, इसमें से कौन से क्वेश्चंस नहीं करवाए थे क्लास में? 8th में कौन सा वाला समझ नहीं आया बेटा? वो मैं करवाऊंगी, ये जरूरी है, ये क्लास में मैंने करवा दिया सारे एक एक चीज। तो 7th के कोई पार्ट था जो नहीं करवाया हुआ थे? सारे करवाए हुए थे? 7th सारा करवाया हुआ था? तुमने किया ही नहीं, और होमवर्क है ना? किया है? अच्छा, अच्छा कब? स्कूल में? अच्छा, साथ में क्यों? पता है, ये अभी की मेहनत ना आपको
कुछ टाइम के बाद मेन एग्जाम में देखोगे, अभी की जो मेहनत है ना, ये रात के 1 घंटा या आधा घंटा जगने वाली मेहनत है, ये आपको उस टाइम पे बहुत अच्छे रिजल्ट देके जाएंगे। वहां पर आप कंफ्यूज नहीं होगे आई सपोज, क्योंकि ये कैलकुलेशन से समझ आने में बहुत टाइम लगता है। सीरियसली आपने जितनी जल्दी पिकअप कर लिया बहुत अच्छी बात है, सीरियसली कह रही हूँ। लास्ट ईयर नहीं, उससे पहले 1 साल बहुत टाइम लगा था बच्चों को सिखाने में। वो कोविड के बाद का टाइम था, सब लोग ऑनलाइन सोच कर आए थे, फिर ऑनलाइन ऑफलाइन हो रहा था, तो वो सीरियसनेस नहीं आई क्लास में। और इसको जितनी जल्दी आपने पिक किया ना, तो आई एम वेरी हैप्पी। ये क्वेश्चन सच में मैंने एक क्वेश्चन 2 बार क्लास में करवाया 2 साल पहले। मुझे पता है बच्चों के दिमाग में समझ नहीं आ रहा था कि स्क्वायर रूट से बाहर क्यों आ रहा है, क्यूब रूट से बाहर कैसे आ रहा है, वो 3 है तो वो क्यों बाहर आएगा, 5 क्यों नहीं बाहर आएगा, राइट। चलो अब ये रूट 50 को मुझे पता है क्या बन जाएगा, ये 5√2 सॉल्व किया हुआ है ना, ये 18 बन जाएगा मेरे, मुझे पता है 3√2। अच्छा, इसमें से कौन से क्लास में करवाया था, ये पार्ट क्लास में करवाया था, ये करवाया था क्लास में, चेक कर लो क्योंकि दोबारा टाइम नहीं लगाएंगे। हाँ, ये पार्ट करवाया था, बी पार्ट करवाया था, देखो बी पार्ट भी करवाया होगा ना, सी पार्ट करवाया था, बिकॉज इसमें ना प्लस माइनस साइन के भी हमें चेक करना होता है जब व्हेन वी ऐड सब्ट्रैक्ट। स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लोगे, आई वांट टू चेक योर कैलकुलेशंस आल्सो। नहीं करवाया ना, चलो ये है 2√18, तो क्या हो जाएगा 2√18, 2 इंटू 18 का 3 बाहर आ गया है ना, स्क्वायर रूट में क्या रह जाएगा 2, 5√27, 5 इंटू 3 इंटू √3 माइनस 3√48 माइनस 16 था, ठीक है, तो 12√3 माइनस 3√98 हो जाएगा, माइनस 21√2 प्लस 6√72, ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस 36√2, ठीक है इतना। यहाँ पर किसी को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आई है या कुछ गलत है, वो मुझे बता सकते हो। तो मेरे पास ये फाइनल बन जाता है 6√2 प्लस 15√3 माइनस 12√3 माइनस 21√2 प्लस 36√2। जो हमने ये स्टेप लिया ना, ये मिस हो सकता है, हम डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। जब आपको पता है कि ये नंबर बाहर आ गया, तो आई कैन राइट 6√2 15√3 माइनस 12√3 स्टेप, उसमें नहीं कोई कटेंगे मार्क्स, ठीक है। तो अब हमारे पास स्क्वायर रूट वाले नंबर में देखो, यहाँ पे कोएफिशिएंट है 6, यहाँ पे है माइनस 21 प्लस 36, 36 प्लस 6 कितना होता है 42, माइनस 21 इज 21√2, और ये क्या आ जाएगा प्लस 3√3। इसके अलावा कोई आंसर है तो बता सकते हो, अगर यहाँ कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ। सबका आंसर आया ये, which is वेरी गुड, आ गया बच्चों सबका ये, ठीक है। अब आते हैं, सी पार्ट हमने कर लिया, अब डी पार्ट पे आते हैं। 180 12√5 आ रहा है सबका, 36 इंटू दिस नंबर इज, ये जो नंबर है ये 36 इंटू 5 होता है, ठीक है। 20 क्या होता है 4 इंटू 5, और 45 क्या होता है 9 इंटू 5, तो ये 12√5 आ गया। यहां से आ जाएगा माइनस 14√5 प्लस 30√5, तो 12 माइनस 14 कितना हुआ -2, -2 प्लस 30 कितना हो गया 28। वेरी गुड। अब ऐसे ही आ जाओ, 45 इज 9 इंटू 5, 4 इंटू 5, 245, 9 इंटू 5 25 हुआ, 125 हुआ, 25 इंटू 5, ठीक है। तो मेरे पास अब नंबर बन जाता है 8 3 24√5, फिर मेरे पास आ जाएगा -12√5, फिर मेरे पास आ जाएगा 7√5 प्लस 7√5, और फिर मेरे पास आ जाएगा -15√5। तो यहाँ से हमने इनको ऐड किया, दिस इज 31,
-29 -27, 31 -27, है ना? क्या हो जाएगा? 4√5। सबका आ रहा है आंसर? वेरी गुड। चलो मैं करवाती हूँ, 8th पार्ट तो मैं ही करवाऊंगी बिकॉज प्रोडक्ट है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है अब हमारे लिए। ठीक है ना? रैशनलाइजेशन में हमारा यही एक टॉपिक है जो चीज बार बार यूज होगी। और पावनी ये होमवर्क आज करके लाना बच्चे, ठीक है? और मुझे कल चेक करवाना है। 2√2 मल्टीप्लाई बाय √3 क्या आ जाएगा? 2√6 प्लस 10√14। कुछ भी स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ रहा तो हम यहीं पे छोड़ देंगे, ये हमारी लोएस्ट फॉर्म है। हद से हद हम 2 जो है वो मतलब ये तो हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इसको हमने सॉल्व करके लिखा है। अगर ब्रैकेट्स में कॉमन निकालना है तो वो तो है ही है हमारे पास, बेटा वो तो फिर यही आ जाएगा ना कॉमन, है ना? मैं सिर्फ मल्टीप्लाई करना सिखा रही हूँ अभी क्योंकि यही चीज आगे यूज होती है। 4√3 को 24 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा? 4 रूट को देखो करेंगे तो 3 इंटू 24 प्लस 4√6, यही लिखा है ना? फिर इस 24 वाले नंबर को हम क्या करेंगे? 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 4√6। अब यहाँ से देखो कॉमन क्या आ जाएगा? एक तो 3 बाहर आ गया और एक 2 ब्रैकेट में रह गया 2 और यहाँ पे आ गया 4√6। तो कितना हो जाएगा? 24√2 प्लस 4√6। अगर डायरेक्टली भी निकाला है तो वेल एंड गुड। समझ में आ गया बच्चे? दिया समझ में आ गया? ठीक है। समझ में आ गई बात बेटा सबको? सी पार्ट, बी पार्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम है? अब आते हैं सी पार्ट में स्टेप बाय स्टेप। 7√5 माइनस 3√2 प्लस 2√5 इंटू 2√5 प्लस 4√2। ठीक है। इसको जब मल्टीप्लाई करना होता है तो फर्स्ट टर्म वी राइट इट लाइक दिस और ब्रैकेट्स में ले जाएंगे 2√5 प्लस 4√2, ऐसे किया ना? और उसके बाद -3√2 और ब्रैकेट में ले लिया 2√5 प्लस 4√2, है ना? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस याद है ना? ऐसे मल्टीप्लाई करते थे, दो बाइनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना है। हमें पता है ना बाइनोमियल क्या होती है? पता है ना सबको? दो टर्म्स वाला जो भी एक्सप्रेशन होता है। तो इसमें भी दो टर्म्स है ना प्लस माइनस में, तो दिस इज अ बाइनोमियल। अब बाइनोमियल मल्टीप्लाइड बाय द बाइनोमियल, तो हमने क्या करना होता है मल्टीप्लाई में? ये टेबल फॉर्मेट में मल्टीप्लाई करना आता है, सिखाया हुआ है ना? ऐसे बॉक्स बना देते हैं, देन यहाँ पे लिख दिया 7√5 और यहाँ लिख दिया -3√2। आता है कि नहीं आता है? देन यू राइट 2√5 एंड 4√2, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हो, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को, वही चीज। हाँ, ये कोई कोई स्कूल सिखाते हैं। दिस आर कैलकुलेशन में पिक्चराइजेशन होती है ये, ठीक है? उसके बाद भी मूव ऑन टू दिस स्टेप, और उसके बाद क्या होता है? डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना? ये स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन है। जैसे फिंगर्स पे पहले सिखाते हैं ऐड करना, फिर आपको पिक्चर्स दिखाते हैं कि वो बॉल्स बनाओ, देन 2 बॉल्स है उसमें 3 बॉल्स और लगा दी तो हमारे पास कितनी बॉल्स होगी? देन यू काउंट 5। तो ये स्टेप्स होते हैं कैलकुलेशंस में, जैसे भी सिखाया हुआ है। अगर आपको ऐसे ही सिखाया है, आपने करना क्या है? इसको मल्टीप्लाई करना है। क्या हो जाएगा ये? 14 रूट, हाँ √25 को हम क्या लिख देंगे? 5। ठीक है। हाँ जी, हाँ। चलो नेक्स्ट लिखो, क्या आ जाएगा? अब 7 इंटू 4 किया तो क्या होता है? 28। अब √5 इंटू √2 किया तो कितना आएगा? √10। कुछ भी बाहर नहीं आता, हमने एज इट इज लिख दिया। माइनस 3 इंटू 2 इज 6, 2 इंटू √5, √2 इंटू √5, फिर से हमारे पास आ गया √10।
-3 + 4 12 हो गया ना, -3 इंटू +4 -12 और 2 इंटू 2 √2 इंटू √2 √4 लिखा, वो 2 बन जाएगा। आप √4 को देख रहे हो ना, तो एक स्टेप में उसको विजुअलाइज और करो। अब देखो ये हमारा नंबर है 70, इसके साथ ये नंबर कंबाइन हो जाएगा -24 और रूट वाले नंबर अलग से आ जाएंगे। 28 - 6 हो जाएगा 22 √10। सो दिस बिकम्स 46 + 22 √10। ठीक हो गया बच्चे सबको? ये बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है आपकी रैशनलाइजेशन में, आपको यही मास्टर करना है। इसी चीज को मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ, यही 3-4 क्वेश्चंस दिए हैं, इसको समझ लो। नहीं आपको उस क्वेश्चन में समझ में आएगा, इसको अलग से लेकर हमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। 1-2 दिन लगेंगे पिकअप करने में, बट अगर हम प्रोसेस को समझ लेते हैं और अपनी गलतियां कैलकुलेशंस में नहीं करते, सबसे इजी टॉपिक है। समझ में आ गई बात ये? तो 46 + 22 √10। अब ये नंबर जो है, इज दिस अ रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर? इसको क्या बोलोगे? इरैशनल, क्योंकि स्क्वायर रूट है ना। तो ये इरैशनल नंबर किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है? इसके दो हिस्से हैं, एक होता है इसका रैशनल पार्ट और होता है इसका ये इरैशनल पार्ट। ठीक है, एक है इसका रैशनल पार्ट और एक है इसका इरैशनल पार्ट। आपके ना बाकी दो अभी बैठकर आप खुद करोगे दोनों, ठीक है? पर मैं आपको एक जो चीज लिखवा रही हूँ वो लिखो पहले। तो जो कुछ चीजें हमने ना इरैशनल्स के बारे में ऑब्जर्व करनी है, हमने प्लस माइनस करके देख लिया सबको, है ना? तो अगर हम सम ऑफ 2 irrational numbers is always, क्या होगा? दो इरैशनल्स को ऐड करते हैं तो सम इज रैशनल और इरैशनल। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात है, एक तो ये ऑलवेज नहीं आएगा, ठीक है? ये ऑलवेज नहीं आएगा। सम ऑफ 2 irrational numbers is either rational और irrational। ये कैसे? √2 irrational है, -√2 भी irrational है, इन दोनों को ऐड किया तो क्या आ गया? 0। तो जब हमारे पास दो सेम इरैशनल नंबर्स है विद अ डिफरेंट साइन, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, दोनों को ऐड करते हैं तो 0 व्हिच इज रैशनल। Therefore, 2 irrational numbers can be a rational number। और irrational तो हमें पता ही है कैसे होगा, √3 + √2 क्यूब रूट ऑफ 3 + स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, तो सम ऑफ 2 irrationals ये जरूरी चीज है, इसे याद कर लो। असर्शन रीजनिंग में 1 मार्क में ना ये क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, ट्रू फॉल्स में पूछ लेते हैं, असाइनमेंट्स में होगा, क्लास टेस्ट होगा, उसमें पूछ लेंगे। तो सम ऑफ 2 irrational numbers या तो रैशनल होता है या इरैशनल। जैसे आप कहते थे रैशनल नंबर्स इज क्लोज्ड ऑन एडिशन, याद है ना? ऐसे ही इरैशनल नंबर इज नॉट क्लोज्ड। दो इरैशनल्स को ऐड करके हमारे पास उसी बॉक्स में से कोई नंबर नहीं निकलता, हमें किसी और बॉक्स वाला नंबर भी मिल सकता है। समझ में आ गया? रैशनल नंबर से भी एक नंबर आ सकता है जो कि है 0। राइट, अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 irrational numbers। क्या होगा? रैशनल और इरैशनल। अब आपने खुद देखा, √28 इरैशनल है, √7 इरैशनल है, दोनों को मल्टीप्लाई करके तो रैशनल बन गया था। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 irrationals कैन बी रैशनल, कैन बी इरैशनल। तो आपके पास दोनों एग्जांपल्स है ना, कैन बी रैशनल, हाँ, और इरैशनल बोथ। समझ में आ गया? सम भी रैशनल इरैशनल, अगर सम है तो डिफरेंस भी। प्रोडक्ट के साथ डिवीजन नहीं लेकर आनी है, बिकॉज डिवीजन में वी नीड टू सी, जैसे डिवीजन भी रैशनल हो सकती है, इरैशनल हो सकती है, दोनों हो सकती है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया इतना? राइट, अब आते हैं सम ऑफ रैशनल एंड इरैशनल। क्या होगा? ऑलवेज इरैशनल, ये पक्का है। ठीक है, सम ऑफ रैशनल एंड इरैशनल
is always irrational. Product of rational and irrational is. जहां मैंने छोड़ दिया ना ऑलवेज लिखा ही नहीं, इसका मतलब क्या है? इट कैन बी रैशनल, इट कैन बी इरैशनल। रैशनल कब होगा? इरैशनल। प्रोडक्ट है, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, रैशनल नंबर में सब कुछ है और एक नंबर स्पेशल सा नंबर है, कौन सा? जीरो। तो अगर रैशनल में जीरो को इंक्लूड कर रहे हैं देन द प्रोडक्ट इज ऑलवेज रैशनल। ठीक है? इफ जीरो नॉट इंक्लूडेड देन इरैशनल। ये ना लास्ट स्टेटमेंट जो मैंने आपको फोर्थ वाली करवाई है बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो फोर्थ वाली करवाई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है असर्शन रीजनिंग में भी, और इसका एक एमसीक्यू भी है आपके एग्जाम्पलर में ही है। प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरैशनल, अगर जीरो को रैशनल में इंक्लूड किया हुआ है तो इट कैन बी रैशनल। अगर तो आपको कहा है प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर, तो आप लिखोगे कैन बी रैशनल और इरैशनल बोथ, दोनों को। अगर मुझे सिंपल कहा है प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरैशनल, तो आपको पता है उसमें जीरो इंक्लूडेड है, ठीक है ना, तो इट इज ऑलवेज रैशनल। तो कभी कभी कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ रैशनल्स एक्सक्लूडिंग जीरो, ब्रैकेट में लिख दिया, जीरो नॉट इंक्लूडेड, और एंड इरैशनल। तो आपको पता है कि जीरो नहीं है आपके वाले बॉक्स में, आप कोई भी रैशनल नंबर उठाओगे, इरैशनल उठाओगे, मल्टीप्लाई करोगे, वो हमेशा क्या होगा? इरैशनल। बात समझ में आई? क्लियर है हमें? ठीक है, अब मैं एक स्टेटमेंट बोलूंगी, आप उसे लिखकर अब एनालाइज करोगे। ऐसे प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, ये लिखा हुआ है चाहे नहीं लिखा हुआ, एंड इरैशनल, इसको क्या बोलोगे? कैन बी रैशनल, कैन बी इरैशनल। रैशनल कब होगा? जब रैशनल नंबर में मल्टी प्रोडक्ट में हम जीरो लेकर आएंगे, और इरैशनल कब होगा? जब जीरो नहीं लेकर आएंगे। ठीक है, हाँ इंक्लूड कर रहे हैं ना जीरो को। तो अगर मैंने एक नंबर लिया जीरो, रैशनल वाले मैंने डब्बे में से हाथ लगाया और नंबर निकाला, मेरा जीरो आ गया। अब इरैशनल कुछ भी निकालू, मल्टीप्लाई करूंगी तो जीरो ही आएगा, विच इज रैशनल। मैंने फिर से शफल करके नंबर निकाला, मेरे पास आया टू, वहां से आया √2, मल्टीप्लाई किया √2, विच इज इरैशनल। हाँ तो तभी तो कह रही हूँ ना, अगर जीरो, सॉरी, अगर जीरो इंक्लूडेड है तो कैन बी रैशनल, सॉरी, कैन बी रैशनल और इरैशनल। अगर जीरो को एक्सक्लूड कर दिया देन ऑलवेज इरैशनल। सॉरी, ये मेरी मिस्टेक। ठीक है, और ऐसे ही है प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल नंबर अदर देन जीरो एंड इरैशनल, क्या हो जाएगा? yes. अब समझ में आ गई बात? वो मेरी गलती, मैंने गलत लिखा। यहाँ पर लिखना है कैन बी रैशनल इरैशनल, और यहाँ पर आएगा ऑलवेज इरैशनल। अगर जीरो को इंक्लूड नहीं करते हैं तो प्रोडक्ट हमेशा इरैशनल होगा, और अगर जीरो को इंक्लूड करते हैं तो कुछ भी आ सकता है, रैशनल भी। इंक्लूड कर रहे हैं इरैशनल इस तरह से आएगा कि रैशनल नंबर्स का आपके पास बॉक्स रखा हुआ है, तो यू आर जस्ट पुलिंग वन नंबर ब्लाइंड फोल्ड करके, तो आपने कोई भी नंबर निकाला तो आपके पास जीरो आ सकता है। जीरो आ गया तो रैशनल बन गया, जीरो नहीं आया तो बोथ द पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट। बट इफ जीरो मुझे पता नहीं है तो मैं कुछ भी नंबर निकालूं, आई पुट -3 -3/7 8 9 स्क्वायर बार वाला नंबर निकाल लूं, जिसको आप p/q फॉर्म में लिख सकते हो। और इरैशनल भी तो मुझे पता है सारे पाए, गोल्डन रेशियो, एवरी नंबर इज देयर, √3 √3 है ना, तो उनको मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरे पास इरैशनल बन गया। समझ में आ गई बात? ये अब कैलकुलेशंस में बच्चे ये दोनों तीन चीजें, ये वाले दो क्वेश्चंस करो जो रह गए। ठीक है, इसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, रैशनलाइजेशन। ये दो क्वेश्चन रहते हैं ना आपके। हाँ अच्छा,
ये क्वेश्चंस होंगे आपके पास, सबके पास है? मैं उसी पर ओपन कर देती हूँ, माय मिस्टेक। ठीक है, यही है। फोर्थ वाला देखना है कि सारे देखने हैं? ओके, ठीक है। अभी समझाती हूँ, घबराने वाली बात नहीं है। एक बार में समझ आ रहा है तो फिर बात ही क्या है ना। पर अच्छी बात है, एक बार में भी आता है। देखो, मैंने आपको क्वेश्चन भी लिखा खुद एग्जाम्पल में है ये क्वेश्चन। जैसे एग्जाम्पल में क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स। देखो, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स, ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन ऐसा है, चलो इसी पे आज करते हैं डिस्कस। प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स, ठीक है। ऑलवेज एन इरेशनल, बी पार्ट है ऑलवेज अ रैशनल, सी पार्ट है ऑलवेज एन इंटीजर, और डी पार्ट है समटाइम्स रैशनल समटाइम्स इरेशनल। अब इसको ना समझने के लिए आपको अपने माइंड में एग्जांपल रखना होगा। दो इरेशनल नंबर्स सेम भी तो हो सकते हैं ना, है ना, डिफरेंट भी हो जाए। जैसे कि √28 और √7 को मल्टीप्लाई किया था, तो ये तो मेरे पास रैशनल बनकर आ गया था। ठीक हो गया ना, इसको मल्टीप्लाई किया था तो क्या आंसर आया था? √196 क्या होता है? 14। और अगर मैं √2 इंटू √5 मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो ये तो स्क्वायर रूट वाला नंबर ही बनकर आ रहा है, √10। तो दो इरेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। तो आंसर मैं डी पार्ट मार्क करूंगी। ये समझ में आ गया? अब अगर मैं लिखती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। प्रोडक्ट ऑफ
ऑफ अ रैशनल नंबर ब्रैकेट्स में है एक्सक्लूडिंग 0 एंड इरैशनल नंबर। चार ऑप्शंस वही हैं आपके पास, ऑलवेज इरैशनल, ऑलवेज रैशनल, इंटीजर, समटाइम्स रैशनल, समटाइम्स इरैशनल, ऑलवेज irrational, always rational, integer, either। उसको नहीं समझ में आ रहा था ना बच्चों को, कंफ्यूज हो रही थी, इसलिए दोबारा से बता क्वेश्चन फॉर्म। अब मुझे बताओ, एक रैशनल नंबर आपने लिया जिसमें जीरो नहीं आ सकता कभी भी, ठीक है, जीरो नहीं ले सकते, तो कौन सा नंबर लोगे? बोलो दिया, कौन सा नंबर लोगे? रैशनल नंबर है, जीरो नॉट इंक्लूडेड, मतलब आपके पास पूरा बॉक्स है रैशनल नंबर्स का, उसमें जीरो मैंने निकाल कर अपने पास रखा। अब मैं कहती हूँ कुछ भी नंबर पिक करो उसमें से, सो यू पुट योर हैंड इनसाइड दैट बॉक्स, ब्लाइंड फोल्ड है, कुछ भी देख नहीं पा रहे हो, आपने कोई भी एक नंबर पिक किया। सो व्हाट डू यू थिंक यू पिक्ड, व्हिच नंबर यू पिक्ड? कोई भी नंबर बोलो। 2, ठीक है। और एक इरैशनल नंबर वाला डिब्बा है आपके पास, उसमें से आपने एक नंबर पिक किया, कौन सा हो सकता है? ठीक है, तो ये जो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आया मेरे पास? इरैशनल। अब ये 2 के अलावा कुछ भी रख सकते हो, 3, 4, -2, 1/2, एनी नंबर, है ना। 1/√2 नहीं होगा क्योंकि 1/√2 इज नॉट रैशनल। ऐसे ही स्क्वायर रूट ऑफ 2 की जगह आप कुछ भी रख लो, √3, √3, कुछ भी रखोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा? इरैशनल। प्रोडक्ट वही तो है बच्चे। अच्छा वो तो मुझे करवाना है, वो तो मैं करवाऊंगी, मुझे लगा इसमें है, ये लिख लिया सबने, यहाँ तक क्लियर हो गया, मैं इसी को समझ रही थी। चलो अब आते हैं हमारा मेन टास्क, अब ये है वाला, ये समझ में आया? पहले वाला समझ में आ गया इसका? ये देखो 4 + 3√3, पहला स्टेप इसमें क्या होगा? 7 + 4√3, 4 को लिखेंगे, है ना। अब क्या करेंगे? 7 + 4√3, फिर क्या करेंगे? 3√3, 7 + 4, यही हो गया ना बेटा। अब क्या करना है हमें? अब बताओ, ये 4 पहले किससे मल्टीप्लाई होगा? 7 से, क्या आ जाएगा आंसर? 20। अब इस 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 4√3। अगर अब आपको नहीं मल्टीप्लाई करना आ रहा है, इसको साइड पे लिख ले ऐसे। अब बताओ क्या होगा ये? अब समझ में आ गया, है ना। अब आपने इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, क्या हो जाएगा देखो? +21√3। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा? हाँ 12√9, बिल्कुल ठीक है, आपने लिखा 12√9। क्या इस √9 के साथ आपका कुछ, हाँ क्या आ जाएगा? अब समझ में आ गया। तो ये 28 और 36 ऐड होगा, 64 प्लस, बिल्कुल ठीक। अब समझ में आ गया, आप करोगी फोर्थ पार्ट इसका? वेरी गुड। ये सच में बहुत बड़ा टास्क होता है, यही चीज समझाना, जिसकी प्रैक्टिस नहीं की जाती, सच में दिस इज अ वेरी बिग टास्क। अगर ये चीज समझ लेते हो ना, आपको रैशनलाइजेशन आगे मतलब आगे चीजें समझनी बहुत आसान है। आप इनफैक्ट आपके सर्ड्स एंड जो एक्सपोनेंट्स है वो भी समझने बहुत आसान होते हैं। बहुत है, खत्म नहीं होता। बट जो बेसिक्स है ना वो आप समझ रहे हो, कल से ना बस आपको लगाओ कि जो पेपर में आने वाली चीजें है ना वो करवानी शुरू कर, कम से कम हफ्ता। मेरे हिसाब से मैं हफ्ता लगाती हूँ इस चैप्टर को, तभी मैं आपकी क्लास जल्दी शुरू करती हूँ 9th की। दैट्स व्हाई आई वाज इंसिस्टिंग ऑन 27th एंड 28th, कि वो 3-4 दिन का ना गैप, आपको एक हेड स्टार्ट मिल जाता है, वो 3 दिन कवर होते हैं, फिर स्कूल शुरू होता है, फिर आप स्कूल के साथ मैच करते हो। स्कूल में क्या क्या करवा रहे हैं? अच्छा, और वेरी गुड, मस्ती मार रहे थे तो, है ना, अच्छी बात है। चलो हो गया बेटा। हाँ ई पार्ट दिखाती हूँ। हाँ हाँ वो मैं बाद में करवाती हूँ, वो आराम से करते हैं जब सारा चैप्टर खत्म हो जाता है ना। वो मैं आपको पता क्या कहती हूँ, वो ऐसी चीज है
जो आप अभी मेरे साथ क्लास में करोगे, मैं नहीं कर रही बच्चों, मैं तो लिख रही हूँ यहाँ। चल कर आप नहीं, आप भी करो। हाँ नहीं, उसको करने दो, थोड़ा सा वेट करो, उसके बाद आंसर ही बोल लिया। अच्छा, इरैशनल्स में मुझे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिखानी है, जिसके 1 मार्क क्वेश्चन आता है, सो आई डोंट वांट टू मिस इट। तो मेरी कोशिश तो ये होती है कि मैं आपको वो सारी चीजें करवाऊं जो जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाए, पर फिर भी इतना वास्ट होता है कि कुछ चीज ना चेंज करके हल्की सी ट्विस्ट करके दे देते हैं। दैट्स व्हाई मैं बहुत डिटेल में करवाती हूँ कि कुछ ना कुछ हमेशा रह जाता है। जितना मर्जी करवा दो, एक चीज हमेशा रह जाएगी और पेपर में वही आ जाएगा। ठीक है, तो फिर बाद में लगता है कि अच्छा अगले साल मैं ये करवाऊंगी तो अगले साल बोनस हो जाता है, बट दिस टाइम आई थिंक काफी ठीक तरह से नोट्स बने हुए हैं। वर्कशीट दूंगी आराम से, इतना ही कर लेना। आरडी शर्मा वगैरह सब नेक्स्ट टाइम में, आरडी शर्मा टुगेदर। चलो आप अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे, बता मुझे, दिया मुझे बताओ क्या होगा। पहला क्या लिखा है आपने, मल्टीप्लाई करना है 4 into 3, प्लस नहीं करना। तुमने 7 कैसे लिखा, अच्छा वो बाद में सॉल्व किया होगा। अच्छा मुझे बताओ क्या लिखा है, 12√6, पहला ये सब है, ठीक है ना। अब उसके बाद तुमने इस 4√3 को इससे मल्टीप्लाई किया होगा, क्या लिखा है, हाँ ठीक है, 60 हो गया। अब इस -√2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, -3√4। √4 को क्या लिखोगी, 4 into 5 20, मैंने इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, 4 5 20, फिर √3 into √3 3। मैंने कहा ना मल्टीप्लाई ठीक की होगी तो कैलकुलेशन में मुश्किल हो जाती है। मैम वो कैलकुलेशन नहीं मैम, वो प्लस माइनस बेटा वही होती है, प्लस माइनस। तुम कुछ नहीं, मेरा मत देखो, तुम दे देखो, तुमने मल्टीप्लाई करके 60 लिखा है, ये पहले एक स्टेप में लिखा है ना, हाँ ठीक है। फिर मैं स्टेप स्किप कर रही हूँ, आपने देखना है कि आपने उसको मल्टीप्लाई करके 60 चाहे तीसरे स्टेप में लिखा हुआ है ना, ठीक है। अब -√2 और 3√2 कितना हो गया, -6 हो जाएगा, ये लिखा है ना -6, ठीक है। अब ये -√2 और +√5 क्या हो जाएगा, प्लस नहीं, क्या आएगा, -5√6। अब इसको और इसको हमने लिया तो क्या आ जाएगा, 7√6, और क्या हो जाएगा 50। हाँ तुम्हारी गलती क्या थी यार, हाँ थी बोलो। हाँ ये गलती होती है, बहुत कॉमन है, इसको ध्यान रखना है। दिस इज अ वेरी 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 कॉमन मिस्टेक, और हर साल बच्चे होते हैं जो एंड तक नहीं समझते कि ये हमारी जब ब्रैकेट्स ओपन होगी तो माइनस साइन होगा। तो ये इनएडवर्टेंट थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, इसको प्लीज करेक्ट कर लेना और ध्यान रखना, कॉन्शियस रहना इस चीज को लेकर, ठीक है। अब आते हैं हमारे जो इरेशनल नंबर्स होते हैं, वो तो हमने किए ना, सारे समझ लिए, ऑलमोस्ट सभी इरेशनल नंबर्स को हमने उनपे प्लस माइनस करना हमने सीख लिया। अब दो तरह के नंबर्स थे हमारे पास रियल नंबर्स में, रैशनल नंबर्स और इरेशनल, ठीक है। रैशनल नंबर्स या तो इस फॉर्म में होते हैं या फिर इस फॉर्म में होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट वाले को बोलते हैं टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। कल टेस्ट है ना आपका, और √12 बार क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। जितना क्लास में काम करवाया, जो नहीं करवाया वो क्यों डालूंगी मैं, पिछला वाला कितनी क्लासेस है, 5 क्लासेस तो हुई है आज को मिलाकर, वो सारा आपका कन्वर्जन, रैशनल नंबर्स, होल नंबर्स, एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर, वो सब बस उसको सिर्फ पढ़ोगे नोट्स को,
थोड़ी बहुत जो हमने कैलकुलेशन की है वो सब करेंगे, बस उतना ही काम देंगे। ठीक है, तो कन्वर्ट टू पी बाय क्यू फॉर्म आएगा, ज्यादा नहीं है, देख लेना। ठीक है, सिर्फ रिविजन करनी है, हो जाएगा। इतना क्लियर है? रूट 12 टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, रूट 12 बार है, सॉरी 0.12 बार है, तो इट मींस नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। क्लियर हो गया? अब इरैशनल नंबर्स कैसे होते हैं? या तो हुआ पाई, या हुआ स्क्वायर रूट में नंबर, या nth रूट में कोई नंबर। ठीक है, और या फिर हमारे पास आ गए ऐसे नंबर्स। चाहे मैं इनमें पैटर्न बना रही हूं, लेकिन पैटर्न फिक्स नहीं है, और ये डॉट लगाने इसमें बहुत जरूरी है, which shows it is going on forever। या फिर मैंने ऐसा नंबर लिखा जिसमें कोई पैटर्न नहीं है कि नेक्स्ट क्या आएगा। मैम पता नहीं, 7 भी आ सकता है, आई राइट 9 हियर, अब बताओ नेक्स्ट क्या आएगा। सो इट कैन बी एनी नंबर which is not repeating, ठीक है, but it's not terminating also। तो irrational numbers की डेसिमल फॉर्म कैसी होती है? It is repeating and non-terminating। समझ में आ गया? irrational numbers की डेसिमल फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो। A decimal number which is repeating and non-terminating will be an irrational number। assertion रीजनिंग में आता है, assertion में कुछ देकर रीजनिंग में ये दे देते हैं, because the number is repeating and non-terminating, hence repeating and non-terminating, hence it is irrational। ठीक हो गया? ये लिख लो इस चीज को, ये जरूरी है, 1 मार्क का क्वेश्चन होगा ये। बस वो 1 मार्क की ना, जब चला जाता है दो लगता है कि यार ठीक हो जाता है। सीरियसली 20 मार्क्स के एमसीक्यूज में वो एक नंबर ही लगता है कि क्यों गलत हो गया। ठीक है, इसे लिख लो। और इसके साथ मैं आपको एक और चीज पूछूंगी अभी। यही बात समझाना था, मैंने यहाँ पे एंड लिखा है, रिपीटिंग भी है। ठीक है, सॉरी मेरा सिर दुख रहा है ना आज, मैं गलतियां कर रही। इट्स नॉट रिपीटिंग, इट्स नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, डेसिमल फॉर्म। हाँ नहीं, अच्छी बात है, बोलना चाहिए। कुछ नहीं है, मेरा हल्का सा आज ना माइग्रेन हुआ हुआ है शुरू, और खत्म नहीं हो रहा सुबह से। नॉन रिपीटिंग, ठीक है, ये लिखो, बहुत जरूरी है ये। नंबर इज नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, तो वो होगा इरेशनल, और इसमें एंड आया है। ठीक है, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, दिस इज इरेशनल, इरेशनल। नॉन रिपीटिंग आएगा, नॉन लिखो इसमें, बहुत जरूरी है। मैंने यही कहा था कि रिपीट चाहे मुझे पता है कि एक पैटर्न में है, लेकिन वो फिक्स नहीं है। जैसे यहाँ पे 12 12 12 पता है कि बार बार है, यहाँ पर आई कैन नॉट पुट बार हियर, मैं किसी भी एक चीज पे बार नहीं लगा सकती और बताऊं कि अगर मैंने ये नंबर लिख दिया, इसका मतलब है 10 बार बार आ रहा है। ठीक है, लेकिन जब मैं ऐसे लिख रही हूँ कि 1 0, फिर 1 के बाद 00, फिर 1 के बाद 3 zeros, इस पे मैं किसी भी चीज पर किसी एक सिंबल के साथ ऐसे शो नहीं कर सकती हूँ कि कौन सा नंबर ऐसे 3 बार आएगा, फिर जीरो जो है वो 4 बार आएंगे। मुझे कुछ दिखाकर उसको डॉट डॉट करके ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, सो इरेशनल नंबर इज नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग एंड नहीं होगा, रिपीटिंग और इसमें रैशनल आएगा, बिल्कुल ठीक है, बस यही बताना था मुझे। अ नंबर दैट इज रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग, या तो रिपीट कर रहा है या टर्मिनेट कर रहा है, तो वो हो जाता है रैशनल, क्योंकि इरैशनल को नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग होना। ठीक है, तो ऐसा भी कहा जाता है, अ नंबर इज नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, इज टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ये लिखा। या फिर मैं बोलूंगी
एंड है ना, और मैं बोल रही, ठीक है। नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग तो भी वो रैशनल होगा। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट। इतना लिख लिया सबने? अब एक चीज, मान लो मेरे पास नंबर है स्क्वायर रूट ऑफ 28, ठीक है। रैशनल है कि इरैशनल? इरैशनल। इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखोगे तो क्या आएगा? 2√7 आ गया, पता है ना सबको ये। 28 हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 7, ये स्क्वायर रूट में आ गया, रूट बाहर आ गया, √7। इतना क्लियर है? ठीक है। अब इस नंबर को ना, क्योंकि ये है इरैशनल नंबर, आपको टास्क दिया जाता है कि इस नंबर को रैशनल बनाओ, ठीक है, जिसे हम कहते हैं रैशनलाइज। किसी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि ये रैशनल हो जाए, ठीक है। ये क्यों किया जाता है? फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशंस, हमारी कैलकुलेशंस को थोड़ा सा इजी करने के लिए, आंसर्स को, अपने नंबर्स को अप्रोक्सीमेट करने के लिए समझो, ठीक है। अभी तो मैं नंबर्स के साथ दिखा रही हूँ, पर एक्चुअल में जहां यूज होता है वो होता है कि हम थोड़ी कैलकुलेशंस को अपना इजी कर सकते हैं, राइट। तो इसको कहा जाता है कि ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करो और सबसे छोटा नंबर हो वो, ठीक है, सो दैट इट बिकम्स अ रैशनल नंबर। अब मेरे पास है ये 2, तो हमारा स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, स्क्वायर रूट में नंबर क्या रहा? 7। अच्छा, ये स्क्वायर रूट में क्यों था? क्योंकि इसके पास इसका साथी नहीं था, तो इसको हाँ छोड़ के भाग गया, तो उसको पकड़ के लाओ और कहो कि तुम्हें हमने मल्टीप्लाई किया इसके साथ, देन इट विल बिकम अ रैशनल नंबर। So the least value, the least number that needs to be multiplied is √7. तो जिस नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया किसी भी इरैशनल नंबर को, ताकि वो क्या बन जाए? रैशनल, उसे बोलते हैं रैशनलाइजिंग फैक्टर। इसको हम बोलेंगे रैशनलाइजिंग फैक्टर। समझ में आ गई बात? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये समझ लिख लो इसको, और फिर हमारे पास नंबर है स्क्वायर रूट ऑफ 24। सिर्फ इतना लिखो कि √7 से मल्टीप्लाई किया, then it becomes a rational number. Therefore, √7 is the rationalizing factor of 2√7 or √28. समझ में आ गया? √7 is the rationalizing factor of 2√7 or √28. इतनी बात क्लियर हो गई है सबको? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब हम लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 24। पहले इस नंबर को हम करेंगे फैक्टराइज, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। फिर जो स्क्वायर रूट से बाहर आ सकता है उसे हम निकाल लेंगे, वो आ गया 2, और ब्रैकेट में क्या रह गया? 2 इंटू 3 विच इज 2√6। अब इस स्क्वायर रूट को हटाना है तो किससे मल्टीप्लाई करें? √6। सो √6 इज द, अब लिखोगे √6 इज रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √24। लिख लो, अभी के 4-5 बार लिखने के बाद ना आगे, और ये एक नंबर में क्वेश्चन आता है, ठीक है। एमसीक्यू में एक नंबर में क्वेश्चन आता है, मेरे टेस्ट में भी देख लेना, आप फाइनल्स में भी देख सकते हो, फाइनल्स तक जा सकता है, और अगर अच्छी किस्मत हुई तो आपके बोर्ड में भी आ सकता है। बोर्ड्स का पैटर्न है, 9th में से एक क्वेश्चन आता ही आता, 2 या 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है फ्रॉम एक्चुअल 9th के पेपर में से, 9th के टॉपिक्स में से, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? इसके आगे तो सॉल्व करना ही होगा। नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस इसको बताना रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, बस। फाइंड द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √24, तो आप क्या लिखोगे? √6, स्क्वायर रूट ऑफ 6, ठीक है। सॉल्व नहीं करना, मल्टीप्लाई करना वो बात की बात है, हम सिर्फ रैशनलाइजिंग फैक्टर समझ रहे हैं क्या होता है। तो अगर मैंने लिखा क्यूब रूट ऑफ 24, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर
क्यूब रूट लिखा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, रूट क्यूब रूट से बाहर क्या आया 2, और अंदर क्या रह गया क्यूब रूट ऑफ 3। ये 3 अंदर क्यों था, क्योंकि इसके पास इसके साथी नहीं थे, है ना। और कितने साथी चाहिए इसको, तो 9, लेकिन मल्टीप्लाई तभी होगा जब ये रूट साइन भी सेम हो। समझ में आ गया। तो सेम रूट साइन में जितने फैक्टर्स कम है उतने फैक्टर्स ऐड कर, तो मेरे पास आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 9 इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ क्यूब रूट ऑफ 24। ये लिख लो, इसी को हम कल करेंगे, कल टेस्ट है सच, इस चीज को नहीं, बट हाँ इस टॉपिक को छोड़ दो, रैशनलाइजिंग फैक्टर को। मंडे से आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा रैशनलाइजेशन, ठीक है। कल आधे घंटे का टेस्ट होगा, आधे घंटे के बाद मतलब थोड़ी बहुत कैलकुलेशन क्लास में देकर, क्लास में ही चेक करके आगे काम करेंगे, ठीक है बच्चों। रियल स्टार्ट हो जाएगा, अब हो जाएगा, होना चाहिए नेक्स्ट वीक में ना, थर्सडे तक होना चाहिए।